जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। अगर आज की कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आए तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनेगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कमला देवी जी रसोई का सारा काम ख़त्म करने के बाद अपने बीमार पति के पास जा ही रही थी। तभी हाथ में कपड़े देते हुए शर्मिला बहू बोली, माँ जी ये सारे कपड़े प्रेस कर दीजिए, इनको ऑफिस के लिए देर हो रही है और मुझे किटी पार्टी में जाना है। कमला जी अभी थक हार के सारा काम करके किचन से निकली ही थी। कमला देवी जी की उम्र लगभग 70 वर्ष की है। उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं देता। बुढ़ापे की वजह से उनके हाथ भी कँपकँपाने लगे हैं। कमला देवी जी प्रेस करने बैठ ही रही थी, तभी स्कूल से उनका 5 साल का पोता घर आता है। तभी उनकी बहू शर्मिला अंदर से आवाज़ लगाती है, माँ जी इसे ज़रा खाना खिला दीजिए, मैं नेल पेंट लगा रही हूँ, मेरा नेल पेंट खराब हो जाएगा। कमला देवी जी किचन में जाकर राहुल के लिए खाना लेकर आती हैं। कमला देवी जी राहुल को कहानी सुनाते सुनाते खाना खिलाती हैं। राहुल अपनी दादी के संग बहुत खुश रहता था, क्योंकि दादी उसे बहुत प्यार से कहानी सुनाते सुनाते खाना खिलाती थी। खाना खिलाने के बाद कमला देवी जी कपड़ों पर प्रेस करने के लिए बैठ जाती हैं। बुढ़ापे की वजह से उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता, इसीलिए एक कपड़ा उनके हाथों से जल जाता है। कपड़ा जलने की बदबू से शर्मिला बहू बाहर आती है। हाय राम, ये क्या किया माँ जी आपने? मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी। बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हाय राम, अब मैं क्या करूँ? किटी पार्टी में अब क्या पहन के जाऊँ? मैंने सोचा था आज किटी पार्टी में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखूँगी, पर इस बुढ़िया की वजह से सारा मूड खराब हो गया। शर्मिला बहुत चिल्लाती हुई अपने कमरे में चली जाती है और फ़ोन करके किटी पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल कर देती है। फिर से कमला देवी जी को चिल्लाते हुए बोली, बुढ़िया तेरी वजह से मेरे सिर में दर्द हो गया है, अब जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे कमरे में दे जाना। कमला देवी जी बेचारी जैसे ही कपड़ों पर प्रेस करके फ्री होती हैं, वैसे ही बहू का फरमान सुनकर चाय बनाने किचन में चली जाती हैं। तभी शर्मिला बहू कमरे से निकलकर आती है और कहती है, मुझे चाय आप गार्डन में ही दे देना। इधर ही बैठकर ठंडी ठंडी हवा में चाय पीने का मज़ा ही अलग है। कमला देवी जी अपनी बहू को चाय देकर कमरे में चली जाती हैं। 2 कप चाय अपने कमरे में भी ले जाती हैं। 1 कप चाय अपने लिए और 1 कप चाय अपने बीमार पति के लिए। कमला देवी के पति राम नारायण जी की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। बुढ़ापे की वजह से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। ना तो वह ठीक से खा पाते थे और ना अपने आप उठ बैठ पाते थे। राम नारायण जी बुढ़ापे की वजह से खुद से वॉशरूम तक जाना मुश्किल होता था। उनको वॉशरूम तक ले जाने के लिए कमला देवी जी को उनकी मदद करनी पड़ती थी। इस बुढ़ापे में कमला देवी जी को पहले तो घर के सारे काम करने पड़ते थे, फिर अपने बीमार पति की सेवा करनी पड़ती थी। उनका खाना पीना, दवाई देना, वॉशरूम ले जाना, उनको नहलाना, उनके कपड़े चेंज करना, उन्हें हाथों से खाना खिलाना पड़ता था। ना बैठ पाते थे, ना अपने आप उठ पाते थे। राम नारायण जी बुढ़ापे की वजह से खुद से वॉशरूम तक जाना मुश्किल होता था उनको, लेकिन कमला देवी जी पूरे दिन घर का काम करने के बाद थक हार कर अपने पति की सच्चे दिल से सेवा करती थी। बहू ने तो धीरे धीरे करके घर के सारे काम अपनी सास के ऊपर डाल दिए थे।
पहले जब काम वाली थी तो थोड़ी बहुत कमला जी की मदद हो जाया करती थी, लेकिन बहू ने काम वाली को भी घर से निकाल दिया, ये कहकर जब आप हो तो काम वाली की क्या ज़रूरत है, बिना फालतू में क्यों पैसे उसके ऊपर खर्च करें। 4-5 महीने पहले की बात है, जब रामनारायण जी एकदम स्वस्थ थे और उनकी पेंसिल से घर चलता था, तब तक सब कुछ ठीक था। तब कमला देवी जी को इतना काम नहीं करना पड़ता था। जैसे ही रामनारायण जी बीमार पड़ने लगे, उनकी सारी पेंसिल उनकी दवाई में खर्च होने लगी। जैसे ही धीरे धीरे करके बहू ने सास को घर के सारे काम पकड़ा दिए। जानबूझकर काम वाली को छुट्टी दे दिया करती थी। कोई न कोई बहाना मार के कमला देवी जी से घर के सारे काम करवाती और खुद कमरे में जाकर बैठकर अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन पर गप्पे लगाती थी। कभी बोलती, माँ जी राहुल के स्कूल में मीटिंग है, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, आप खाना तैयार करके रख देना, मैं आकर रोटियां सेक दूंगी। लेकिन जैसे ही बाहर से आती दूसरा बहाना तैयार हो जाता, माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, आप रोटी भी सेक लीजिए। या तो फिर बहू आधे घंटे का बोल के बहुत ज़्यादा लेट आती थी। लेकिन रामनारायण जी को दवाइयाँ लेनी होती थी खाने के बाद, तो उन्हें खाना टाइम से देना पड़ता था। रामनारायण जी को खाने के बाद दवाइयाँ देनी होती थीं, इसीलिए कमला देवी जी बहू के आने का इंतज़ार नहीं करती थी। अपने पति के लिए सुबह शाम दोपहर का खाना वह खुद ही बना लिया करती थी। फिर शाम को राहुल और अपने पति को पकड़कर थोड़ा टहलाने के लिए गार्डन में ले जाया करती थी। डॉक्टर ने उनको खाना खाने के बाद थोड़ा चलने के लिए बोला था। गार्डन में जाते जाते रामनारायण जी के बहुत सारे मित्र बन गए थे। बातें करते करते उनका टाइम कहाँ चला जाता पता ही नहीं चलता। घर पर एक रूम में बैठे बैठे उनका दम घुटने लगा था। इसीलिए कमला देवी जी अपने पति को पकड़कर थोड़ा घुमाने के लिए ज़रूर लेकर जाती थी। कमला देवी जी के बेटे को ये सारी बातें पता नहीं थीं। उसको लगता था मेरे माता पिता इधर आराम से ही, मेरी पत्नी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, क्योंकि जब कमला देवी का बेटा घर पर होता था तब शर्मिला माँ जी कहकर नहीं थकती थी। उनका बेटा किसी दूसरे शहर में काम करता है। ऑफिस की जब छुट्टी होती थी तब हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए घर आया करता था, इसीलिए वह अपने काम में बिज़ी रहता था। उसको तो पता ही नहीं था कि उसके घर में क्या चल रहा है। जब बेटा घर आता था तब माँ को किचन में काम करते हुए देखता तो कहता, माँ किचन में क्या कर रही हो? यह सारा काम शर्मिला कर लेगी, आप जाकर आराम करिए, आप थक जाओगी। और फिर बाबूजी का भी तो काम करना होता है। घर के कामों के लिए शर्मिला है और काम वाली भी तो है, वे दोनों कर लेंगे, आप जाकर आराम करिए। अरे बेटा कुछ नहीं, तेरे बाबूजी के लिए 1 कप चाय बना रही थी। थोड़ा बहुत काम करने का कमला देवी जी अपने बेटे से बहाना बना देती हैं। कमला देवी जी ने बहुत बार सोचा कि अपने बेटे से बात करें, पर बहू के डर की वजह से कमला देवी जी ने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा, क्योंकि बेटा तो 1-2 दिन में वापस चला जाएगा, उन्हें रहना तो बहू के साथ ही है। फिर वह सोचती थी, चलो थोड़े दिनों की तो बात है, जैसे ही मेरे पति की तबीयत ठीक हो जाएगी मैं अपने गांव वापस चली जाऊंगी। शाम को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय शर्मिला, माँ जी
एक और रोटी लीजिए ना, इससे क्या होगा आपका। यह सब देख कमला देवी जी के बेटे को लगता था शर्मिला माँ जी और बाबूजी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शर्मिला उसके पीछे से सारा काम उसकी माँ से ही कराती है और नौकरानी को भी उसने काम से निकाल दिया है। रामनारायण जी भी लेटे लेटे ये सब कुछ देखते रहते थे, पर कुछ नहीं कर सकते थे। अपनी पत्नी की तकलीफ़ उनसे देखी नहीं जा रही थी। बुढ़ापे की वजह से उनकी ज़बान भी लड़खड़ाने लगी थी, ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। सारा काम करके थक हार के कमला देवी जी कमरे में जाती हैं। रामनारायण जी पड़े पड़े मन ही मन में सोच रहे थे, इधर आने के बाद मेरी पत्नी को कितना काम करना पड़ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक काम वाली की तरह लगी रहती है, फिर ऊपर से मेरे सारे काम। बेचारी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप करती रहती है। सुबह चाय से लेकर रात के खाने के बर्तन धोने तक सारा काम शर्मिला कमला देवी जी से ही कराती है। पति की बीमारी की वजह से कमला देवी बिना कुछ कहे चुपचाप घर के सारे काम करती हैं। एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से और कमज़ोरी की वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तेज़ बुखार आने की वजह से वे घर के काम भी नहीं कर पाती। तभी शर्मिला किचन में जाकर देखती है कि घर के कोई भी काम नहीं हुए हैं। माँ जी तो लेटी लेटी आराम कर रही हैं। तभी शर्मिला अंदर से आवाज़ लगाती है, क्या हुआ? अभी तक सुबह नहीं हुई है क्या? अभी तक सोई पड़ी हो? आज घर के काम मुझे ही करने पड़ेंगे। खाना कौन बनाएगा? घर में क्या नौकर चाकर लगा रखे हैं मैंने जो घर के काम करेंगे? उठो और घर के सारे काम करो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम दोनों को इस घर में भी रखूँ और तुम्हारी बीमारी में पैसे भी खर्च करूँ। कमला देवी जी कहती हैं, बहू आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। बहू जोर से चिल्लाती है, दवाई लो और काम पर लग जाओ। बेचारी कमला देवी जी दवाई लेकर रसोई में खाना बनाने चली जाती हैं। खाना बनाने के बाद जब बर्तन साफ़ कर रही होती हैं तो उनके हाथों से एक कांच का कप छूटकर टूट जाता है। कप के टूटने की आवाज़ सुनकर शर्मिला किचन में भागी भागी आती है। जैसे ही देखती है एक कप टूट गया है, गुस्से से चिल्लाकर बोलती है, कोई भी काम से ढंग से नहीं कर सकती, पर सारी चीज़ों को तोड़ती फोड़ती रहती हो। इतना महंगा कप सेट बिगाड़ कर रख दिया। तुम्हें पता है भी है ये मेरी माँ ने मुझे कितने प्यार से दिया था। उनको पता चलेगा कि आपने ये तोड़ दिया है तो उनको कितना बुरा लगेगा। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ आप दोनों से। कभी कुछ तोड़ देती हो, कभी कुछ जला देती हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। पैसे तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर उग रहे हैं जो तोड़ तोड़ कर आप बिगाड़ती रहो और मैं खरीदती रहूं। बहू गुस्से में आकर कमला देवी के हाथ में गरम गरम प्रेस चिपका देती है। दर्द की वजह से कमला देवी जी ज़ोर से चिल्ला पड़ती हैं, अरे बहू क्या कर रही हो? मार ही डालोगी क्या आज मुझे? छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। गुस्से में कमला देवी जी ने कहा, आज आने दो बेटे को, तुम्हारी आज सारी शिकायत कर दूंगी उससे। आज तो तुमने सारी हद ही पार कर दी। अब तुम्हारा अत्याचार नहीं सहूँगी। सास हूँ तुम्हारी, कोई नौकरानी नहीं। यह सब अंदर से रामनारायण जी देख रहे थे। कुर्सी पर बैठे बैठे सरक सरक कर आने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में रामनारायण जी कुर्सी से गिर पड़े। कमला देवी जी भी भागकर उनको उठाती हैं
और रोते रोते अपने पति को चेयर पर बिठाकर कमरे में ले जाती हैं और उस दिन को कोसने लगती हैं जिस दिन वह अपने पति को लेकर अपने बेटे के घर आई थी, अपना गांव छोड़कर। रामनारायण जी की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनका बेटा उन्हें अपने साथ शहर लेकर आ गया था। महीने 2 महीने तक तो शर्मिला का व्यवहार उनके संग बहुत अच्छा रहा। खाना भी वह टाइम पर बना कर देती थी, पर धीरे धीरे सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसने अपनी सास पर डाल दिया। कमला देवी जी अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताती थी। उन्हें लगता था थोड़े से दिनों की बात है, हम अपने गांव वापस चले जाएंगे तो बहू बेटे में क्यों मनमुटाव आए। बाद में तो हम अपने गांव में ही चले जाएंगे, बस बहू बेटे खुश रहें। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो बहू ने मेरा प्रेस से हाथ ही जला दिया। दूसरे दिन जब बेटा छुट्टी मिलने पर अपने घर वापस आता है तो अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके कमरे में जाता है। जैसे ही देखता है माँ का पूरा हाथ जला हुआ है, माँ से पूछता है, माँ आपका हाथ यह कैसे जला? कोई बात है? आप मुझे बताओ। आप मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं आपका बेटा हूँ। आप मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? तभी श्याम नारायण जी इस बारे में कुछ कहने की कोशिश करते हैं। तभी शर्मिला कमरे में चाय लेकर आ जाती है। शर्मिला को देख कोई कुछ बोल ही नहीं पाता। दूसरे दिन कमला देवी जी का बेटा जब ऑफिस के लिए निकल जाता है, तभी कमला देवी जी और शर्मिला दोनों किचन में काम कर रही होती हैं। कमला देवी जी का बेटा अपनी इम्पोर्टेंट फाइल घर पर भूल जाता है। उसे लेने घर वह वापस आता है तो देखता है माँ और शर्मिला दोनों किचन में काम कर रही थी। बिना कुछ बोले वह अपने कमरे में चला जाता है। फाइल उठाकर जा ही रहा होता है, तभी शर्मिला के चिल्लाने की आवाज़ आती है, अगर तुमने कल के बारे में अपने बेटे को जरा सा भी बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी एक हाथ जलाया है, फिर दूसरा हाथ भी जला दूंगी। कमला देवी जी चुपचाप रसोई में खड़ी हुई शर्मिला की बातें सुन रही थी। यह सारी बातें कमला देवी जी का बेटा सुन लेता है। शर्मिला की सारी बातें सुनकर कमला देवी जी के बेटे का गुस्सा का ठिकाना नहीं रहता और गुस्से में शर्मिला को एक थप्पड़ लगाता है जोर का। सामने अपने पति को देखकर वह चौंक जाती है। तुम तो ऑफिस के लिए निकल गए थे, फिर यहाँ पर कैसे? कमला देवी के बेटे ने कहा, वह तो मैं अपनी एक फ़ाइल भूल गया था, इसीलिए घर वापस आया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता तुम मेरी माँ बाबूजी के संग क्या करती हो। तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया, नौकरों की तरह सारे काम करवाए, नौकरानी को घर से निकाल दिया। मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की? तभी शर्मिला कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, आप अपनी माँ से पूछ लो चाहे तो। इससे तभी कमला देवी जी अपने बेटे को कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी रहती हैं। तभी उनका पोता राहुल वहाँ पर आ जाता है और वह सब कुछ अपने पिता को बता देता है। राहुल की बातें सुनकर कमला देवी जी के बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ के पैरों में गिर कर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो। आप लोगों ने इतनी तकलीफ़ सही, आपने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? आप दोनों इतनी तकलीफ़ में थे, मैं तो समझ रहा था माँ बाबूजी को अपने साथ शहर लेकर आया हूँ तो दोनों सुखी हैं। मुझे क्या पता था कि आपके साथ शर्मिला ऐसा व्यवहार करती है।
अब मैं शर्मिला को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकता। शर्मिला से बोला, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो और मेरा घर छोड़कर चली जाओ। शर्मिला माँ बाबूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकालिए। अब मैं कभी आपके संग कोई भी गलत व्यवहार नहीं करूँगी। कमला देवी जी अपने बेटे से कहती हैं, बेटा इसे माफ़ कर दे, आखिरकार यह तेरी पत्नी है। और फिर राहुल अभी बहुत छोटा है, उसका जीवन क्यों खराब करना। कमला देवी जी का बेटा शर्मिला को माफ़ कर देता है, लेकिन अपने माँ बाबूजी के लिए दूसरे घर में शिफ्ट कर देता है और फुल टाइम के लिए एक काम वाली रख देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई नई कहानी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।